गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अभी तक हमने संसाधन नामक चैप्टर में संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार और भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, दो प्रकार के हमने संसाधनों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम बच्चों वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझ लें कि वन क्या है। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक, वट वृक्ष, हाथी, विलुहेल आदि जंतुओं की जैव विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर मानव और अन्य जीवधारी मिलकर के इस जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और जीवधारी, जो अन्य जीवधारी हैं और मानव सब मिलकर के एक जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव जीवन के लिए जल, हवा और मृदा आदि अति अनिवार्य घटक होते हैं। यानी इन सबको मिलकर के एक पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण किया जाता है। क्या क्या मिला करके? मानव और अन्य जीवधारी मिलकर के एक पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। इस पृथ्वी पर हाथी, जीव जंतु, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु सभी पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर के एक पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। अब पौधे एवं प्राणियों की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? पौधे और प्राणियों की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक, पौधे की विभिन्न श्रेणियों में नंबर एक सामान्य जाति की श्रेणियां होती हैं। जो इस ग्रुप में जिनको रखा जाता है, सामान्य जातियों की जो श्रेणियां होती हैं, जैसे जीव जंतुओं के बंटवारे में उसमें पशु आते हैं, वनस्पति में साल, चीड़ और कृतक इत्यादि जो होते हैं, ये सभी सामान्य प्रकार की जातियां पौधों और प्राणियों की पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की जो जातियां होती हैं पृथ्वी पर उपस्थित, उसमें संकटग्रस्त जातियां आती हैं। दूसरे नंबर, फर्स्ट नंबर पे आती है आपको जो है सामान्य जातियां, दूसरा संकटग्रस्त जातियां। और संकटग्रस्त जातियों के वर्ग में जो आते हैं उसमें काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा और सिर इत्यादि ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आते हैं। ये दो प्रकार की श्रेणियां जो है जातियों की पाई जाती है। तृतीय प्रकार की सुभेद जातियां, इस ग्रुप में इन जातियों की, इन प्राणियों के ग्रुप में नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है, ये सभी सुभेद जातियों में की ग्रुप के अंतर्गत, समूह के अंतर्गत आती है। चौथी प्रकार की है जो स्थानिक जातियां होती हैं। इनमें जो होती है निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली जो सुअर होते हैं, ये स्थानिक जातियां, प्रजातियां होती हैं, जातियां होती हैं जीव जंतुओं की। तो बच्चों, हमारे इस पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? जीव जंतु, समस्त जीवधारी सब मिलकर के एक जटिल प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये मानव जीवन के लिए जल और हवा अति आवश्यक और अनिवार्य घटक होते हैं। ये पौधे और प्राणियों के हमने चार प्रकार के जो वर्गीकरण किया है। सामान्य प्रकार की जातियों में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? पशु पक्षी आते हैं, पौधे आते हैं। दूसरे में संकटग्रस्त जातियां, तृतीय सुभेद जातियां और चौथा स्थानिक जातियां। ये सभी मिलकर के कभी कभी ये प्रश्न आते हैं आपको एक नंबर या निश्चित उत्तरीय में जो आते हैं बहुविकल्प में कि सुभेद निम्न में से सुभेद जाति कौन सी है, स्थानिक जाति कौन सी है, एक नंबर का इसमें से आपको प्रश्न बन के तैयार होता है। तो आपने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन किन घटकों को मिलकर के होता है। पौधे और प्राणियों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। आप ये भी कह सकते हो, आपको प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो आप उन घटकों के बारे में बराबर लिख सकते हैं। तो ये दो टॉपिक हुई अपने। अगला जो टॉपिक है विस्तार से समझ में नहीं आया तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगला अपन ये देखेंगे कि भूमि संपदा, भूमि संसाधन हमने पढ़ा। भूमि किसे कहते हैं, भूमि के अर्थ, प्रकार, उनकी विशेषताएं, लक्षण। मृदा क्या है, मृदा की विभिन्न श्रेणियां, कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, पिछले अध्याय मैंने आपको बताया था। आज तृतीय दिन मृदा संपदा के बाद आज हम पढ़ेंगे वन संपदा के बारे में और चर्चा करने जा रहे हैं। वन संसाधन
क्या है। अर्थ इसका हम पढ़ेंगे वन संसाधन का। स्थल पर स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को, सुनिए फिर से, इसका जो वन संसाधन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसका अर्थ किस प्रकार से दिया है। स्थल पर स्वतः ही उगने वाली, अपने आप, पानी बरसात वगैरह होती है अपने आप उगाते हैं। स्थल पर स्वतः ही उगने वाली पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को, यानी एकदम घना जो आवरण होता है वह वन या प्राकृतिक वनस्पति उसको कहा जाता है। वनों को वनीकरण के वनों जंगल जो होते हैं, वन जो होते हैं, वहां पर स्वतः ही बरसात के माध्यम से स्वतः ही छोटे बड़े घास, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, वृक्ष, झाड़ियां जो होती हैं, इनको हर सब जो भी होते हैं, इनको सघन एकदम घना आवरण जो होता है, इसे वन या प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक यानी अपने आप जो पैदा होती है प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। वनों की आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही इन्हें संसाधन कहा जाता है। वनों की आर्थिक एवं पर्यावरणीय, देखिए कितने बेहतर पॉइंट दिया है, आर्थिक और पर्यावरणीय। वनों का आर्थिक दृष्टिकोण से आज के परिवेश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण महत्व है। वनों से, वन संपदा से हमारे लिए, हमारे देश की या अन्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, क्योंकि वनों से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, जो हम उपयोगिता के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे लिए वन आर्थिक रूप से उपयोगी होती है। एवं पर्यावरणीय, स्वाभाविक है, आप जानते हो कि वन कम होंगे तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, हमें दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, कहीं ज्यादा बरसात होगी, कहीं धूप पड़ेगी, कहीं गर्मी पड़ेगी, इस प्रकार से वन असंतुलित हो जाएंगे। यदि पर्यावरण को संतुलित रखना है तो वन हमारे लिए प्राकृतिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो पर्यावरणीय उपयोगिता भी है और आर्थिक उपयोगिता भी है। इनकी पर्यावरणीय और आर्थिक उपयोगिता के बारे में हम अभी आगे लाभ के बारे में आपको बता रहे, तो इसमें आप विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, वन संसाधन क्या है? जो स्थल पर स्वतः ही अपने आप उगने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियां, वृक्ष, वन, छोटी छोटी कटीली झाड़ियां, घास वगैरह जो स्वतः उगाते हैं, उनका सघन समूह जो होता है उसको हम उस आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति या वन संपदा कहते हैं। ये वन संसाधन है। इसके महत्व के कारण ही इसको संसाधन कहा जाता है, क्योंकि हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था कि संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। तो हमारे लिए किस प्रकार ये उपयोगी है, लाभ है, इसकी हम आगे चर्चा करें। इसे विस्तार से आप समझ पाएंगे कि वन कैसे संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। यदि किसी भी देश के पास आज वर्तमान परिवेश में प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, वन पर्याप्त है, हरा भरा देश है, तो वहां पर हमारे लिए उस देश को किसी भी न आर्थिक और न पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उसको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे इनकी महत्वता को देखते हुए, वनों की महत्वता को देखते हुए वनों को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसे प्राकृतिक समुदाय, कैसे हमारी पूर्ति करते हैं, हमें कैसे लाभकारी है, इसको हम आगे टॉपिक में समझाने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक है वनों की उपयोगिता या लाभ। इन उपयोगिता और लाभों से हम समझ पाएंगे कि वन संसाधन किस प्रकार हमारे लिए अति महत्वपूर्ण संसाधन है, हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। वनों की जो उपयोगिता या लाभ है उसमें दो प्रकार से है, एक प्रत्यक्ष या डायरेक्टली और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली। जो लाभ हमारे लिए, इनको हम आगे पढ़ने आपको बताने जा रहे हैं। तो आ नंबर में प्रत्यक्ष लाभ, किस प्रकार से हमें डायरेक्ट लाभ पहुंचाती है, हमारे लिए लाभकारी होते हैं वन। उसमें नंबर 1, वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। स्वाभाविक है कि आपने अभी पढ़ा पर्यावरणीय उपयोगिता। पर्यावरणीय उपयोगिता का पॉइंट पहला उससे समझने के लिए आपको आता है कि वनों से हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ये सभी जानते हैं, सभी छात्र अंडरस्टूड बात है कि वन हमारे लिए ऑक्सीजन किस प्रकार से उत्सर्जित करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि वनों से, पेड़ पौधों से हमारे लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो प्राण वायु के नाम से जानी जाती है। जितने वन होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, वातावरण स्वच्छ होगा, प्रदूषित नहीं होगा, क्योंकि ये पर्यावरण में मौजूद जो गैसें होती हैं, अलाभकारी गैसें होती हैं, उनको अपने आप में शोषित कर लेते हैं और हमारे लिए प्राण वायु या जीवनदायी वायु ऑक्सीजन उत्सर्जित करती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा वन होंगे उतनी ज्यादा ही ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो वातावरण कम प्रदूषित होगा और हम स्वस्थ होंगे।
दूसरा लाभ जो है, वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं को चारा, आप स्वाभाविक जानते हैं वन से हमारे घरेलू उपभोग की जिस प्रकार से औषधि फल वगैरह जो होते हैं हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा तथा ईंधन हेतु हमें लकड़ी प्राप्त होती है। सभी प्रकार की हमारे लिए घरेलू उपभोग की चीजें होती हैं जो हमें सभी वनों से ही प्राप्त होती हैं और आप कह सकते हो कि हमारे लिए संसाधन के तौर पर माना जाता है वन। तीसरा लाभ जो है उसमें वनों से उद्योगों हेतु कच्चा माल, जो उद्योग वनों पर आधारित होते हैं, कुछ कृषि पर आधारित होते हैं, कुछ खनिज पर आधारित होते हैं, कुछ वन संपदा पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर वन संपदा के बारे में, वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि वनों पर आधारित उद्योग होते हैं जैसे माचिस उद्योग वगैरह और कागज उद्योग वगैरह, ये सभी हमें इनको कच्चा माल जो प्राप्त होता है, औषधि वगैरह जो बनती है उसको उद्योग जो होते हैं, तो माचिस कागज उद्योग वगैरह ये सभी उद्योग, फर्नीचर उद्योग भी वनों पर आधारित होते हैं। तो ऐसे उद्योगों को वनों से हमें कच्चा माल या उन उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है और वो हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करते हैं। चौथा जो लाभ है वनों का, वनों से औषधियों हेतु आपूर्ति सुनिश्चित होती है। ये आप जानते हो कि वनों से कई प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधीय प्राकृतिक चीजें जो प्राप्त होती हैं, यानी औषधीय वनों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियों हेतु वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं और उनसे आपूर्ति सुनिश्चित होती है और उनके माध्यम से औषधियों का निर्माण होता है। तो ये 4 लाभ है। 4 लाभों से आप देख सकते हो कि वन हमारे लिए किस प्रकार संसाधन का कार्य करते हैं इन लाभों के माध्यम से। कुछ लाभ और होते हैं जैसे अप्रत्यक्ष लाभ जो होता है। अप्रत्यक्ष लाभ में नंबर 1 वन, ये तो हमारे लिए डायरेक्ट लाभ पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। वन वर्षा में सहायक होते हैं, ये आप सब जानते हैं कि वन किसी भी देश में संतुलित यदि बरसात होना है तो वहां पर वन संतुलित होना चाहिए। वनों के कारण ही पृथ्वी पर बरसात संभव है। देखिए कब बहुत बरसी और जल आएगा तो हमारे लिए पर्याप्त हम कृषि कार्य भी कर सकते हैं, पीने के लिए पानी प्राप्त होता है और सिंचाई पीने के लिए पानी मिलेगा, हमारे लिए पर्याप्त वर्षा होगी, कहीं ज्यादा नहीं होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि संतुलित यदि जंगल है तो संतुलित वर्षा भी होगी जो हमारे लिए लाभकारी होती है और अप्रत्यक्ष लाभ होता है, डायरेक्टली लाभ तो नहीं देता है। दूसरा और लाभ है जो अप्रत्यक्ष लाभ में वनों से भूमि कटाव पर रोक लगती है। स्वाभाविक है जो ढालू और पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर कटाव ज्यादा होता है, ढाल होती है, वहां पर यदि वनों को लगा दिया जाए तो उनमें नमी रहती है और साथ में उनकी जड़ों और घास के माध्यम से जब पानी का बहाव होता है तो वो पानी मृदा अपरदन के कारण, बहाव के कारण अब मिट्टी को उनकी जड़ों के कारण बहाने में नहीं बहा सकती है और कटाव रुक जाता है उनकी जड़ों के कारण, घास के कारण, झाड़ियों के कारण। तो इस प्रकार से वन से भूमि का जो कटाव है उस पर रोक लगाई जा सकती है। यदि किसी स्थान पर पहाड़ी इलाकों पर ज्यादा कटाव हो वहां पर वन लगा दिए जाए तो कटाव को रोका जा सकता है। इसी क्रम में अप्रत्यक्ष लाभ में जो वन का एक और है कि वन बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। ये आप जानते हैं कि वन यदि संतुलित वन होगी तो बरसात संतुलित होगी सब जगह एक जैसा बरसात होगा। यदि वन असंतुलित है, कम है, तो कहीं ज्यादा बरसात होगी तो कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाएगी और कहीं सूखा की स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार से यदि वन संतुलित क्षेत्र में लगे हुए हैं तो बरसात भी संतुलित होगी और बरसात संतुलित होगी तो बाढ़ नहीं आएगी। इस प्रकार से वन बाढ़ नियंत्रण में भी काफी सहायक होते हैं। अगला अप्रत्यक्ष लाभ में वन पर्यावरणीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो वन पर्यावरणीय नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करते हैं। अंत में कंक्लूजन में आप कह सकते हो वन कुल मिलाकर के, जो मैंने अभी चर्चा की थी कि वन पर्यावरणीय उपयोगिता, यानी वन कुल मिलाकर के पर्यावरण को संतुलित बनाने में अपनी या संतुलन स्थापित करने में, पूरा पर्यावरण में जो पारिस्थितिकी तंत्र है सभी में मिलाकर के इसमें पर्यावरण को संतुलित बनाने का प्रयास करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं वन हमारे लिए। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने देखा पिछले दिनों में भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, आज संसाधन के क्रम में हमने तीसरा संसाधन जो पढ़ा महत्वपूर्ण संसाधन वन संसाधन, वो कैसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। दूसरा पेड़ पौधों की कौन कौन सी जातियां हैं, उनको किस वर्ग समूह में बांटा गया है, उन जातियों वर्ग समूह को हमने देखा। और वन संपदा क्या है और वन संपदा या वनों से हमें लाभ क्या क्या लाभ है, उसमें 4 हमने प्रत्यक्ष लाभ और 4 अप्रत्यक्ष लाभ बताए। और इन लाभों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे लिए वन एक वन संपदा का कार्य
करते हैं, जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है। किसी भी छात्र को कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज हमारे लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना काफी। कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, चेक पॉइंट्स कि आपने क्या पढ़ा। तो यदि आपको ना दिखाई दे रहा हो इसमें समझ में, तो मैं आपसे बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप मेरी वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन संसाधन का अर्थ बताइए। छोटा सा आंसर है, आप वन संसाधन का अर्थ बताइए। और दूसरा जो क्वेश्चन है, वनों की उपयोगिता क्या है, लिखिए। वनों की उपयोगिता या लाभ, ये आपके सामने जो है, वनों के लाभ और उपयोगिता भी कहते हैं, उसको लाभ भी कहते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है वनों की उपयोगिता और लाभ। यानी दूसरा क्वेश्चन है, वनों की उपयोगिता या लाभ क्या है, लिखिए। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन जो है 2-2, 3-3 क्वेश्चन देते हैं। तो आपके प्रतिदिन 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं उसमें से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं हम। तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके प्रतिदिन तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी एक क्वेश्चनों का भी आंसर का भंडार भी तैयार हो जाएगा। और आप जरूर उनके आंसर हमारे लिए लिख के भेजिएगा। यदि समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट करके आप अपना हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय।